C47 सतर्क जल पिशाच। कमीशन जारी रखने की पुष्टि करने के बाद समूह ने सराय में एक साधारण भोजन किया और फिर थोड़ी देर आराम किया। जब सूरज की रोशनी उतनी तेज नहीं थी तो वे सुराग खोजने के लिए नदी के किनारे की ओर चल पड़े। दोपहर की धूप नदी की सतह पर चमक रही थी, जिससे एक गर्म पीली चमक फैल रही थी। हवा धीरे धीरे नदी के किनारे बह रही थी, जिससे रंगीन जलीय पौधे हिल रहे थे। नदी के किनारे पहुंचते ही समूह ने कुछ देर तक चुपचाप लुभावने दृश्य की प्रशंसा की, लगभग उस मिशन को भूल गए जो उन्हें यहाँ लाया था। ये वही लड़ाई का मैदान होना चाहिए जिसका सराय मालिक ने जिक्र किया था, है ना? गाउस नीचे झुका और उसने नदी की चट्टानों पर सूखे गहरे भूरे रंग के खून के धब्बे देखे और उसने दूसरों को इशारा किया। उस मजबूत सराय मालिक हार्वे के अनुसार नाविकों ने जल पिशाचों से यही लड़ाई लड़ी थी। ये यहीं होना चाहिए। लेविन और बाकी लोग करीब आए। इसमें इंसान के खून की बदबू आ रही है जो एक घिनौनी मछली जैसी बदबू के साथ मिली हुई है। मेवा ने झुककर सूंघा। उसकी आंखें कुछ देर के लिए सिकुड़ गईं, फिर वह अपने सामान्य भावहीन चेहरे पर लौट आए। हालांकि गाउस ने उसके चेहरे पर आए उस क्षणिक बदलाव को पकड़ लिया और वह मन ही मन मुस्कुराया। उसे हाल ही में पता चला था कि मेवा, जो कि एक बदमाश प्रशिक्षु थी, उसके पास जागरूकता अवेयरनेस नामक एक कौशल था। ये कौशल उसे देखने, सुनने या अन्य इंद्रियों के माध्यम से छिपे हुए दुश्मनों, सुरागों, जालों और अन्य सूक्ष्म निशानों का पता लगाने की अनुमति देता है। खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ एल्फ रक्तरेखा एल्फ ब्लड लाइन है। उसकी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से तेज हैं, जिससे उसका जागरूकता कौशल अन्य बदमाश प्रशिक्षुओं की तुलना में अधिक प्रभावी है। अगर टीम में गाउस के अलावा कोई भी सबसे तेजी से अपने पेशे में उन्नति करने की सबसे अधिक संभावना रखता था तो वह शायद मेवा थी। बेशक जागरूकता न केवल टीम को सुराग खोजने में मदद करती है, बल्कि यह संवेदी उत्तेजनाओं को भी बढ़ाती है। यही कारण था कि मेवा ने स्वाभाविक रूप से अपनी भौहें चढ़ा लीं। मछली की बदबू जाहिर तौर पर उनके लक्ष्य जल पिशाच से आ रही थी। गाउस को जल पिशाच के बारे में अपने दिमाग में जमा जानकारी याद आई। जल पिशाच इस दुनिया में अपेक्षाकृत सामान्य राक्षस हैं। उनका कुल मिलाकर रूप एक दुबले मानव जैसे रूप का होता है, जिसमें गहरी आंखों की सॉकेट, पतले अंग और उभरे हुए जोड़ होते हैं। वे अक्सर चलते समय झुककर चलते हैं। उनकी त्वचा भूरी हरी होती है और उस पर चिपचिपी सड़ी हुई कीचड़ की एक परत चढ़ी होती है। उनके मानव समान रूप के कारण लोककथाओं में कहा जाता है कि वे डूबे हुए इंसानों की आत्माएं हैं। वे मुख्य रूप से नदियों, झीलों और दलदलों के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, शिकार करने के लिए जलीय वातावरण पर निर्भर रहते हैं। वे खाने के मामले में ज़्यादा चूजी नहीं होते, जो कुछ भी उपलब्ध होता है उसे खा लेते हैं, जिसमें जानवरों के शव, इंसान का कचरा, गाद, सड़े हुए पत्ते और फल का गूदा शामिल है। कभी कभी वे पानी के पास इंसानों पर हमला करते हैं, जैसे कि मछुआरे, कपड़े धोने वाली औरतें और एंगलर। वे अपने शिकार को फंसाने के लिए इंसानी आवाज़ों की नकल करते हैं, फिर पीड़ितों को पानी में खींचकर उन्हें डुबो देते हैं और फिर उनके शरीर को चीरकर दावत करते हैं। जल पिशाच शायद ही कभी अकेले काम करते हैं, लेकिन वे बहुत बड़े समूह भी नहीं बनाते। वे आमतौर पर 10 से 15 के समूहों में घूमते हैं। इस बार 20 से अधिक की सूचना मिली थी, जिसे जल पिशाचों का एक अपेक्षाकृत बड़ा समूह माना जाता है। पता नहीं वे कहाँ छिपे हैं। थोड़ा अधीर होकर डॉयल ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में मार दिया। पत्थर से एक बड़ी लहर उठी, लेकिन बहती हुई धारा ने उसे जल्दी ही निगल लिया। हालांकि साधारण जल पिशाच कुशल तैराक होते हैं, वे पूरी तरह से पानी के नीचे नहीं रह सकते और उन्हें नियमित रूप से हवा के लिए सतह पर आना पड़ता है। इसके अलावा गहरे पानी में छिपने की तुलना में जल पिशाच आमतौर पर उथले पानी वाले क्षेत्रों जैसे कि तलछट, दलदल या कीचड़ भरी नदी के किनारों में रहना पसंद करते हैं, जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। तो अब जल पिशाच कहाँ छिपे हैं? अगर यह काम नहीं करता तो हमें सूर्यास्त तक इंतजार करना होगा। जल पिशाच तब अधिक सक्रिय होते हैं। चून की टीम ने जल पिशाच का मिशन स्वीकार कर लिया था, वे इस तरह की स्थिति के लिए तैयार थे। अगर जल पिशाच नदी में गहरे तक तैरने पर अड़े होते तो उनकी पानी के नीचे की गतिशीलता को देखते हुए अधिकांश निम्न स्तर के साहसी लोग उनके खिलाफ शक्तिहीन हो जाते। सौभाग्य से उनकी बुद्धि बहुत अधिक नहीं है, इसलिए उन्हें अक्सर अन्य तरीकों से छिपने की जगह से बाहर निकाला जा सकता है। ये चीज़ आखिर बेकार नहीं है। लेविन ने 2 सड़े हुए भूरे खरगोश के शव निकाले जिनसे एक बदबूदार गंध आ रही थी। हम बाद में चारा लगाएंगे। फिलहाल कोई और सुराग नहीं मिलने पर समूह को जल पिशाचों को सतर्क करने का डर था और उन्होंने पहले जाने का फैसला किया। कुछ घंटे पल भर में बीत गए। वापस लौटने पर समूह ने सावधानी से जाल लगाए और सतर्कता से छिप गए। उन्होंने नदी के किनारे के दूसरे हिस्से पर चारा, जाल और अन्य चीजें तैयार कर ली थीं।
दो भूरे खरगोश के शव, जिनमें पहले से ही कीड़े लग चुके थे और जिन पर एक सुगंध उत्प्रेरक का इलाज किया गया था, उनमें से एक बहुत ही तेज बदबू आ रही थी। ये तेज सड़ी हुई गंध ठीक वही थी जो जल पिशाचों को सबसे ज्यादा पसंद थी। सब कुछ खत्म करने के बाद समूह को केवल चुपचाप छिपकर इंतजार करना पड़ा। सूरज पश्चिम में अस्त हो गया और आखिरकार क्षितिज के नीचे डूब गया। रात धीरे धीरे गहरी हो गई, लेकिन सौभाग्य से नदी का किनारा अभी भी काफी खुला था और चांदनी नदी की चट्टानों को रोशन करने के लिए काफी थी। जब सब लोग काफी देर तक इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर कि उन्हें आज कुछ नहीं मिलेगा और उन्होंने पैक करके रात के लिए आराम करने की तैयारी की, तो दूर से पानी के छींटों की आवाज सुनाई दी। तेज चांदनी के नीचे भूरे काले रंग के आंकड़े उथले नदी के किनारे पर सरकते हुए, अपने काले पंजों को पत्थरों पर रखते हुए किनारे की ओर रेंगते हुए आए। दर्जनों काले चिपचिपी आकृतियां चुपचाप पानी से निकलीं, जिससे डरावनी सनसनी पैदा हुई। मुख्य जल पिशाच ने सावधानी से चारों ओर देखा, ये पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई अन्य जीव नहीं थे। उसने दूसरों को पानी की सतह से दूर ले गया, लेकिन वे पानी से ज्यादा दूर नहीं गए। वे आश्चर्यजनक रूप से सतर्क हैं। लेविन ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। उनकी प्रतिक्रिया सराय मालिक हार्वे द्वारा दिए गए विवरण से मेल नहीं खाती थी, नहीं यह जल पिशाचों के बारे में लेविन की धारणा से मेल खाती थी। वे कुछ अज्ञात शिकारी से डर रहे थे जो कहीं पास में छिपा हुआ था, डर से कांप रहे थे, ऐसे लग रहे थे। लेकिन चून की जाल पहले ही बिछाए जा चुके थे और लक्षित जल पिशाच उम्मीद के मुताबिक दिखाई दिए। लेविन को अपने संदेह को दबाना पड़ा और आने वाली लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। क्लाक क्लाक क्लाक। एक लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद जल पिशाचों के समूह ने धीमी कर्कश गर्जना की और आखिरकार पहले से बिछाए गए चारा जाल की ओर बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाए। सड़े हुए शवों की विशेष रूप से तैयार की गई बढ़ी हुई बदबू 1 या 2 दिन तक भूखे रहने के बाद इन जल पिशाचों के लिए एक स्वादिष्ट दावत की तरह थी, जो उन्हें बहुत आकर्षित कर रही थी। समूह ने जल पिशाचों को धीरे धीरे करीब आते देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई हरकत नहीं की। गाउस ने चुपचाप अपने मन में उनकी संख्या गिनी। ये देखकर कि वह अगले चरण के इनाम को शुरू करने से बस 10 हत्याएं दूर था, स्वाभाविक रूप से उसे गिनती की सबसे ज्यादा परवाह थी। 17 जल पिशाच। यह उम्मीद से कम लग रहा था। मिशन की जानकारी में कहा गया था कि 20 से अधिक जल पिशाच थे। यहां तक कि अगर 2 नाविकों द्वारा मारे गए थे तो भी लगभग 20 बचे होने चाहिए थे। लापता कुछ कहाँ गए? क्या वे कहीं और छिपे थे, मुख्य समूह के साथ नहीं थे? या कुछ और हुआ? जैसे इंसान को जंगल में अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही राक्षसों को भी विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है। ये अनियंत्रित दुर्घटनाओं से आ सकते हैं, जैसे गिरकर मर जाना, अशांत भंवरों से बह जाना या कम संभावना के साथ बिजली गिरना। वे अन्य बड़े जानवरों या राक्षसों के हमलों से भी आ सकते हैं। C-48 टीम का सरताज। सबकी चौकस निगाहों के तहत जल पिशाचों की मुख्य सेना आखिरकार जाल के पास पहुंची। उनमें से कुछ ने तुरंत जमीन पर सड़े हुए शवों के लिए आपस में लड़ना शुरू कर दिया। उनकी नुकीले नाखूनों वाली पतली उंगलियां लगातार मुलायम, चिपचिपे, खूनी सड़े हुए मांस के टुकड़े खोद रही थीं और उन्हें अपने मुंह में ठूंस रही थीं। खाना खाते समय वे धीमी, गुरगुराती आवाजें निकाल रहे थे, दावत से पूरी तरह से खुश लग रहे थे। गाउस को ये देखकर शारीरिक रूप से घिन आ रही थी, खासकर जब उसे वह तेज बदबू याद आई जो उसने पहले जाल लगाते समय दूर से महसूस की थी। इस बारे में सोचकर ही उसे लगभग उल्टी आ गई थी। हालांकि वे सतही तौर पर इंसानों जैसे दिखते थे, आदतों और प्रकृति के मामले में जल पिशाच इंसानों से पूरी तरह से अलग जीव थे। ये देखकर कि कैसे जल पिशाच उन सड़े हुए शवों के लिए लड़ रहे थे जिनकी बदबू मल से भी बदतर थी, जैसे कि वे स्वादिष्ट व्यंजन हो, गाउस ने उन लोक कथाओं पर बिल्कुल भी विश्वास करने से इनकार कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि जल पिशाच डूबे हुए इंसानों से पैदा हुए थे। इस गलत धारणा को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत थी। जब जल पिशाच अपनी दावत में पूरी तरह से मग्न हो गए और उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी, तो दूसरी तरफ की मेवा ने गाउस को हाथ के इशारों से संकेत देना शुरू कर दिया। उसके हाव भाव को देखकर गाउस ने तुरंत अपने खुद के हाव भाव से जवाब दिया। यह उनकी पूर्व व्यवस्थित योजना का हिस्सा था, जाल को सक्रिय करने का संकेत। फिर गाउस ने मैज हैंड को सक्रिय किया। एक विचार के साथ उसके सामने थोड़ी दूरी पर एक अमूर्त भूतिया हाथ कुशलता से प्रकट हुआ। मैज हैंड कई मीटर आगे बढ़ा और पहले से तय तंत्र को चालू कर दिया। वूश! अगले ही पल जमीन से एक बड़ा जुड़ा हुआ जाल ऊपर उठा, जिसने जल पिशाचों का नदी में वापस जाने का रास्ता पूरी तरह से काट दिया। उसी समय मेवा ने दूसरी तरफ अपना खुद का तंत्र सक्रिय किया। चूंकि नदी का किनारा अपेक्षाकृत खुला था और जाल के लिए सीमित विकल्प थे, मेवा ने जल पिशाचों के आग के डर को लक्षित करते हुए आग आधारित जाल तैयार किए थे। ठक!
एक जलता हुआ तीर ठीक तैयार की गई ज्वलनशील सामग्री चीड़ का राल, सूखी सरकंडा और तेल में भीगे अन्य ज्वलनशील पदार्थों के बीच जा लगा। धमाका! लगभग तुरंत तीर के टकराने की जगह के चारों ओर आग की विशाल लपटें उठ गईं। सबसे पास के जल पिशाच आग की लपटों में घिर गए, कर्कश, दर्द भरी चीखें निकालते हुए जमीन पर लुढ़कने लगे। ची! आसपास के जल पिशाच, जिन्हें आग ने नहीं छुआ था, घबरा गए, सहज रूप से पानी में वापस भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका भागने का रास्ता पहले ही अवरुद्ध हो चुका था। हालांकि जाल की बाधा असाधारण रूप से मजबूत नहीं थी, फिर भी उन्हें क्षण भर के लिए रोकने के लिए पर्याप्त थी। जाल के दोनों तरफ उनकी घात लगाकर बैठी हुई टीम के बाकी सदस्य इंतजार कर रहे थे। दल ने मुख्य जल पिशाच सेना को 2 दिशाओं से घेर लिया था। किसी को भी भागने मत दो। जमीन पर जल पिशाच विशेष रूप से दुर्जय प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, लेकिन अगर वे पानी तक पहुंच जाते और उन्हें पर्यावरणीय लाभ मिल जाता तो चीजें बहुत अधिक परेशान करने वाली हो जातीं। लेविन, गाउस और बाकी लोग आगे बढ़े। डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले उनके नेता को पकड़ो। जल पिशाच समूह के नेता को अभी भी आदेश देते हुए देखकर गाउस ने तुरंत अपनी छड़ी घुमाई। उसके भीतर से जादू की शक्ति छड़ी में प्रवाहित हुई। उसके सामने एक गहरा नीला ऊर्जा गोला संघनित हुआ। अपनी चेतना से मुख्य जल पिशाच पर ताला लगाकर बस एक विचार के साथ मैजिक मिसाइल एक कमान से छोड़े गए तीर की तरह आगे बढ़ी। मैजिक मिसाइल! मुख्य जल पिशाच ने चमकती हुई रोशनी को देखा और सहज रूप से बचने की कोशिश की। लेकिन एक साधारण जल पिशाच एक पहले चक्र के जादू से बचने के लिए पर्याप्त तेजी से कैसे प्रतिक्रिया कर सकता था। धड़! मैजिक मिसाइल जीव की सड़ी हुई, नर्म गर्दन पर सही जगह पर लगी। जादू की ऊर्जा के एक स्पंदन के साथ गर्दन का पूरा क्षेत्र फट गया, जिससे सिर शरीर से साफ साफ अलग हो गया। धम! सिर जमीन पर गिरा और कुछ दूर तक लुढ़क गया। जल पिशाच मारा गया। X1 मारे गए राक्षसों की कुल संख्या 41। उपाधि अनलॉक जल पिशाच शिकारी। जैसे जैसे इस प्रजाति की हत्याएं बढ़ेंगी, यह उपाधि बेहतर होती जाएगी। वर्तमान उपाधि का प्रभाव डांसर। जल पिशाचों के खिलाफ लड़ाई में दुश्मन की अगली चाल का अनुमान लगाना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करना आसान होता है। वर्तमान बोनस 10%। एक जल पिशाच को सफलतापूर्वक मारकर गाउस ने अपनी चौथी मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया एंट्री को अनलॉक किया और साथ ही जल पिशाच शिकारी की उपाधि भी अर्जित की। उपाधि के प्रभाव को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह जल पिशाचों के खिलाफ उसकी पूर्वानुमानित प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। उसके मस्तिष्क की त्वरित प्रसंस्करण स्थिति के साथ मिलकर साधारण जल पिशाचों को उस पर हमला करने में बहुत कठिनाई होगी। अपनी छड़ी को सुरक्षित करके गाउस ने अपनी रेपियर निकाली, अपनी गोल ढाल पकड़ी और लेविन के साथ आगे बढ़ गया। उसने केवल एक मैजिक मिसाइल के बाद रुकने का कारण ये था कि रात के खाने के दौरान लेविन ने निजी तौर पर उसके साथ कुछ चिंताएं साझा की थीं। उस समय गाउस लेविन से उस रात उसके लिए और अधिक मारने के अवसर बनाने में मदद करने के लिए कह रहा था। लेविन सहमत हो गया, लेकिन उसने अपने खुद के कुछ अशुभ पूर्वाभास भी साझा किए। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि लेविन की सहज ज्ञान कितनी विश्वसनीय थी। गाउस ने बस कुछ जादुई शक्ति बचाने का फैसला किया, बस अगर कुछ गलत हो जाए। वास्तव में अगर वह ये नहीं मानता कि पहले नेता को बाहर निकालना जल पिशाचों को अस्त व्यस्त कर देगा और उनकी ऊर्जा बचाएगा, तो उसने उस पहली मैजिक मिसाइल का भी इस्तेमाल नहीं किया होता। उन सब को मार डालो। डॉयल उत्साह से सबसे आगे बढ़ गया। गाउस आसानी से उसके साथ तालमेल बिठा रहा था। जैसे ही उसका मस्तिष्क तेज होने लगा, उसके आसपास की दुनिया एक बार फिर धीमी होती हुई लग रही थी। लेकिन इस बार यह पहले से अलग महसूस हो रहा था। जल पिशाचों के खिलाफ वह असाधारण रूप से नियंत्रण में महसूस कर रहा था। जैसे कि वह एक विशेषज्ञ था जिसने वर्षों तक जल पिशाचों का अध्ययन किया था, बस एक नज़र से उनकी हर चाल का अनुमान लगाने में सक्षम था। डांस प्रभाव आश्वस्त करने वाला था। गाउस एक जल पिशाच के पास गया और अपनी छोटी गोल ढाल उठाए। ढाल हमला करने के ठीक एक पल पहले जल पिशाच के पंजे के वार के रास्ते में ठीक से प्रकट हुई, इसे पूरी तरह से रोक दिया। धड़! लकड़ी की ढाल प्रभाव से गूंज उठी। ठंडे स्टील की एक चमक। बिना रुके गाउस की रेपियर ढाल के पीछे से एक सांप की तरह निकली, जो सीधे जल पिशाच के दिल पर लगी। तलवार के स्पर्श से भूरे हरे रंग की चिपचिपी त्वचा एक फूले हुए गुब्बारे की तरह खुल गई, जिसके बाद अंदर का मुलायम, बिना प्रतिरोध का मांसपेशी ऊतक पूरी तरह से छेद गया। बाहर निकलने से पहले रेपियर घाव के अंदर मुड़ गई। गोल ढाल ने अब लंगड़े हो चुके जल पिशाच को मारकर दूर फेंक दिया। पूरी हरकत पानी की तरह बह रही थी। जल पिशाच मारा गया। X1 मारे गए राक्षसों की कुल संख्या 42। बस 8 और। गाउस यहाँ! लेविन ने अचानक दूर से पुकारा। उधर देखते हुए गाउस ने देखा कि लेविन ने ठीक वैसा ही किया था जैसा उन्होंने पहले योजना बनाई थी।
अपने कौशल का उपयोग करके कई जल पिशाचों को दूर धकेला, जिससे उन्हें खत्म करने के लिए एकदम सही अवसर बन गए। उसका चुपचाप धन्यवाद करते हुए गाउस ने लेविन के प्रयासों को बर्बाद नहीं किया। तेजी से आगे बढ़ते हुए हाथ में रेपियर लिए उसने संघर्ष कर रहे जल पिशाचों को मारने के लिए आगे बढ़ गया। उसकी रेपियर जीवन का काटने वाला मृत्यु का हंसिया बन गई। हर चमक ने एक और जल पिशाच को मार डाला। जल पिशाच मारा गया X1। जल पिशाच मारा गया X1। ... छुरा घोंपना, काटना, ढाल से मारना, रात की हवा में कटते हुए धोखे भरे तीर। पहले जाल में फंसने फिर अपना नेता खोने के बाद जल पिशाचों को लगातार पीछे धकेला गया और वे एक एक करके टीम के हमले से गिर गए। मारे गए राक्षसों की कुल संख्या 49। ये देखकर कि उसे बस एक और मारने की जरूरत थी, गाउस ने अपने आसपास देखा। जमीन पर पहले से ही लाशें बिखरी हुई थीं। चारों ओर देखते हुए केवल एक ही जल पिशाच बचा था जिसके साथ डॉयल वर्तमान में लड़ रहा था। डॉयल, आखिरी वाला मेरे लिए छोड़ दो। इस विशेष अवसर को किसी और मिशन तक टालना नहीं चाहते हुए गाउस की आवाज में असामान्य तात्कालिकता थी। डॉयल, जो एक जानलेवा वार करने वाला था, गाउस के शब्दों पर हिचकिचाया। एक आह के साथ वह कई कदम पीछे हट गया। पीछे मुड़े बिना जल पिशाच पर अपनी आंखें रखते हुए डॉयल ने अपना हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह प्रतिद्वंद्वी को छोड़ देगा। वह क्या कर सकता था? आखिरकार गाउस अब टीम का सरताज था। स्थिति ने पदानुक्रम तय कर दिया था और यहां तक कि गर्वित डॉयल को भी मानना पड़ा। C-48 टीम का सरताज। सबकी चौकस निगाहों के सामने जल पिशाचों का मुख्य दल आखिरकार जाल के पास पहुंचा। उनमें से कुछ ने तुरंत जमीन पर पड़े सड़े हुए शवों के लिए आपस में लड़ना शुरू कर दिया। उनकी पतली उंगलियां नुकीले नाखूनों से लगातार नर्म, चिपचिपे और खूनी सड़े हुए मांस के टुकड़े खोदकर अपने मुंह में ठूंस रही थीं। खाना खाते हुए वे धीमी, गुर्राती आवाजें निकाल रहे थे, जैसे कि वे इस दावत से पूरी तरह से खुश हों। ये सब देखकर गाउस को शारीरिक रूप से बहुत घिन आ रही थी, खासकर जब उसे वह तीव्र बदबू याद आई जो उसने जाल लगाते समय दूर से सूंघी थी। इसे सोचते ही उसे लगभग उल्टी आ गई थी। भले ही वे ऊपरी तौर पर इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन अपनी आदतों और स्वभाव में जल पिशाच इंसानों से पूरी तरह अलग प्राणी थे। जिस तरह से जल पिशाच उन सड़े हुए शवों के लिए लड़ रहे थे, जिनकी बदबू मल से भी बदतर थी, जैसे कि वे कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो, गाउस ने उन लोक कथाओं पर बिल्कुल भी विश्वास करने से इनकार कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि जल पिशाचों की उत्पत्ति डूबे हुए इंसानों से हुई है। इस गलत धारणा को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत थी। जब जल पिशाच अपनी दावत में पूरी तरह से मग्न हो गए और उनकी सतर्कता कम हो गई, तो दूसरी तरफ से मेवा ने गाउस को हाथ के इशारों से संकेत देना शुरू किया। उसके हाव भाव को देखकर गाउस ने तुरंत अपने हाव भाव से जवाब दिया। यह उनकी पहले से तय योजना का हिस्सा था, जाल को सक्रिय करने का संकेत। तब गाउस ने मेज हैंड को सक्रिय किया। एक विचार के साथ उसके ठीक सामने थोड़ी दूरी पर एक अदृश्य भूतिया हाथ कुशलता से प्रकट हुआ। मेज हैंड कई मीटर आगे बढ़ा और पहले से लगाए गए तंत्र को चालू कर दिया। हुश! अगले ही पल जमीन से एक बड़ा जुड़ा हुआ जाल ऊपर उठा, जिसने जल पिशाचों के नदी में वापस जाने के रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया। उसी समय मेवा ने दूसरी तरफ अपना तंत्र सक्रिय किया। चूंकि नदी का किनारा अपेक्षाकृत खुला था और जाल लगाने के विकल्प सीमित थे, इसलिए मेवा ने जल पिशाचों के आग के डर का फायदा उठाने के लिए आग आधारित जाल तैयार किए थे। ठक! एक जलता हुआ तीर ठीक तैयार की गई ज्वलनशील सामग्री चीड़ का राल, सूखी सरकंडा और तेल में भीगे अन्य ज्वलनशील पदार्थों के बीच गिरा। धमाका! लगभग तुरंत तीर के गिरने की जगह के चारों ओर आग की विशाल लपटें उठ गईं। सबसे पास के जल पिशाच आग की लपटों में घिर गए और कर्कश, दर्द भरी चीखें निकालते हुए जमीन पर लौटने लगे। ची! आग से बचे बाकी जल पिशाच घबरा गए, सहज रूप से पानी में वापस भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका भागने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका था। हालांकि जाल की बाधा बहुत मजबूत नहीं थी, फिर भी उन्हें क्षण भर के लिए रोकने के लिए पर्याप्त थी। जाल के दोनों तरफ घात लगाकर बैठी उनकी टीम के बाकी सदस्य इंतजार कर रहे थे। दल ने जल पिशाचों की मुख्य सेना को दो दिशाओं से घेर लिया था। किसी को भागने मत देना। जमीन पर जल पिशाच कोई खास मजबूत दुश्मन नहीं थे, लेकिन अगर वे पानी में पहुंच जाते और उन्हें अपने वातावरण का फायदा मिल जाता तो चीजें बहुत अधिक परेशानी भरी हो जातीं। लेविन, गाउस और बाकी लोग आगे बढ़े। लुटेरों को पकड़ने के लिए पहले उनके सरदार को पकड़ो। जल पिशाच समूह के नेता को अभी भी आदेश देते हुए देखकर गाउस ने तुरंत अपनी छड़ी घुमाई। उसके भीतर से जादुई शक्ति छड़ी में प्रवाहित हुई। उसके सामने एक गहरा नीला ऊर्जा गोला संघनित हुआ। अपनी चेतना से जल पिशाच के नेता पर निशाना साधकर बस एक विचार के साथ मैजिक मिसाइल अपने धनुष से छोड़े गए तीर की तरह आगे बढ़ी।
मैजिक मिसाइल। जल पिशाच के नेता ने चमकती रोशनी देखी और सहज रूप से बचने की कोशिश की। लेकिन एक साधारण जल पिशाच एक चक्र के जादू से बचने के लिए इतनी तेजी से कैसे प्रतिक्रिया कर सकता था। धड़। मैजिक मिसाइल ठीक उस प्राणी की सड़ी हुई नर्म गर्दन पर लगी। जादुई ऊर्जा के एक झटके के साथ गर्दन का पूरा हिस्सा फट गया, जिससे सिर शरीर से साफ साफ अलग हो गया। धम्म। सिर जमीन पर गिरा और कुछ दूर तक लुढ़क गया। जल पिशाच मारा गया गुना 1। कुल मारे गए राक्षस 41। उपाधि अनलॉक हुई जल पिशाच शिकारी। इस प्रजाति के मारे गए जीवों की संख्या बढ़ने पर यह उपाधि बेहतर होती जाएगी। वर्तमान उपाधि का प्रभाव डांसर। जल पिशाचों के खिलाफ लड़ाई में दुश्मन की अगली चाल का अनुमान लगाना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करना आसान होता है। वर्तमान बोनस 10%। एक जल पिशाच को सफलतापूर्वक मारकर गाउस ने अपनी चौथी मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया एंट्री को अनलॉक किया और साथ ही जल पिशाच शिकारी की उपाधि भी अर्जित की। उपाधि के प्रभाव से ऐसा लग रहा था कि यह जल पिशाचों के खिलाफ उसकी पूर्वानुमानित प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। उसके मस्तिष्क की त्वरित प्रसंस्करण अवस्था के साथ साधारण जल पिशाचों को उस पर हमला करने में बहुत कठिनाई होगी। अपनी छड़ी को सुरक्षित करते हुए गाउस ने अपनी रेपियर निकाली, अपनी गोल ढाल पकड़ी और लेविन के साथ आगे बढ़ गया। उसने केवल एक मैजिक मिसाइल के बाद रुकने का कारण ये था कि रात के खाने के दौरान लेविन ने निजी तौर पर उसके साथ कुछ चिंताएं साझा की थीं। उस समय गाउस लेविन से उस रात उसके लिए और अधिक मारने के अवसर बनाने में मदद करने के लिए कह रहा था। लेविन सहमत हो गया, लेकिन उसने अपने कुछ अशुभ पूर्वाभास भी साझा किए। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि लेविन का सहज ज्ञान कितना विश्वसनीय था। गाउस ने बस कुछ जादुई शक्ति बचाने का फैसला किया, बस अगर कुछ गलत हो जाए। वास्तव में अगर वह ये नहीं मानता कि पहले नेता को बाहर निकालना जल पिशाचों को अस्त व्यस्त कर देगा और उनकी ऊर्जा बचाएगा, तो वह उस पहली मैजिक मिसाइल का भी इस्तेमाल नहीं करता। इन सब को मार डालो। डॉयल उत्साह से सबसे आगे भागा। गाउस ने आसानी से उसका साथ दिया। जैसे ही उसका मस्तिष्क तेज होने लगा, उसके आसपास की दुनिया एक बार फिर धीमी होती हुई लग रही थी। लेकिन इस बार यह पहले से अलग महसूस हो रहा था। जल पिशाचों के खिलाफ वह असाधारण रूप से नियंत्रण में महसूस कर रहा था, जैसे कि वह एक विशेषज्ञ था जिसने वर्षों तक जल पिशाचों का अध्ययन किया था। बस एक नज़र से उनकी हर चाल का अनुमान लगाने में सक्षम था। डांस का प्रभाव आश्वस्त करने वाला था। गाउस एक जल पिशाच के पास पहुंचा और अपनी छोटी गोल ढाल उठाए। जल पिशाच के पंजे के वार से ठीक एक पल पहले ढाल ठीक उसके रास्ते में आ गई और उसने उसे पूरी तरह से रोक दिया। धड़। लकड़ी की ढाल वार से गूंज उठी। ठंडे स्टील की एक चमक। बिना रुके गाउस की रेपियर ढाल के पीछे से एक जहरीले सांप की तरह बाहर निकली, जो सीधे जल पिशाच के दिल में घुस गई। तलवार के स्पर्श से भूरे हरे रंग की चिपचिपी त्वचा एक फूटे हुए गुब्बारे की तरह फट गई और उसके बाद अंदर का नर्म, बिना प्रतिरोध वाला मांसपेशी ऊतक पूरी तरह से छेद गया। बाहर निकलने से पहले रेपियर घाव के अंदर मुड़ी। गोल ढाल ने इसके बाद उस लंगड़े जल पिशाच को मारकर दूर फेंक दिया। पूरी क्रिया पानी की तरह प्रवाहित हुई। जल पिशाच मारा गया गुना 1। कुल मारे गए राक्षस 42। बस 8 और। गाउस इधर आओ, लेविन ने अचानक दूर से पुकारा। उधर देखते हुए गाउस ने देखा कि लेविन ने ठीक वैसा ही किया था जैसा उन्होंने पहले योजना बनाई थी। अपने कौशल का उपयोग करके कई जल पिशाचों को दूर धकेल दिया, जिससे उन्हें खत्म करने के लिए एकदम सही अवसर बन गए। चुपचाप उसका धन्यवाद करते हुए गाउस ने लेविन के प्रयासों को बर्बाद नहीं किया। तेजी से आगे बढ़ते हुए हाथ में रेपियर लिए वह संघर्ष कर रहे जल पिशाचों को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसकी रेपियर मौत का हंसिया बन गई जो जीवन काट रही थी। हर चमक एक और जल पिशाच को मार रही थी। जल पिशाच मारा गया गुना 1। जल पिशाच मारा गया गुना 1। ... छुरा घोंपना, काटना, ढाल से मारना, रात की हवा में कटते हुए धोखे भरे तीर। पहले जाल में फंसने फिर अपना नेता खोने के बाद जल पिशाचों को लगातार पीछे धकेला गया और वे एक एक करके टीम के हमले से गिरते गए। कुल मारे गए राक्षस 49। ये देखकर कि उसे बस एक और मारना था, गाउस ने अपने चारों ओर देखा। जमीन पर पहले से ही लाशें बिखरी हुई थीं। चारों ओर देखते हुए केवल एक ही जल पिशाच बचा था जिसके साथ डॉयल लड़ रहा था। डॉयल, आखिरी वाला मेरे लिए छोड़ दो। इस विशेष अवसर को किसी और मिशन तक टालना नहीं चाहते हुए गाउस की आवाज़ में एक अजीब अर्जेंसी थी। डॉयल, जो एक जानलेवा वार करने वाला था, गाउस के शब्दों पर हिचकिचाया। एक आह के साथ वह कई कदम पीछे हट गया। पीछे मुड़े बिना जल पिशाच पर अपनी आंखें रखते हुए डॉयल ने अपना हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह प्रतिद्वंद्वी को छोड़ देगा। वह क्या कर सकता था? आखिरकार गाउस अब टीम का सरताज था। स्थिति ने पदानुक्रम तय कर दिया था और
यहाँ तक कि घमंडी डॉयल को भी मानना पड़। C49 चांदनी में राक्षस। डॉयल की दयालुता के कारण गाउस ने तेजी से कुछ कदम आगे बढ़ाए। एक ठंडी चमक लहराए, उसके हाथ में पकड़ी हुई रेपियर ने ठीक उस थके हुए जल पिशाच की छाती में वार किया। पफ! जल पिशाच की चिपचिपी त्वचा एक बड़े घाव के साथ फट गई और उसका बदबूदार खून लगातार बाहर रिसने लगा। गाउस ने तुरंत अपनी तलवार वापस खींची और पीछे हट गया। जैसे ही गाउस के हाथों आखिरी जल पिशाच गिरा, वे शब्द जिनका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था आखिरकार फिर से दिखाई दिए। जल पिशाच की हत्या तारांकन 1। कुल मारे गए राक्षसों की संख्या 50। इनाम प्राप्त स्तर 1 पेशेवर कौशल जादू में जामा। इनाम प्राप्त चपलता जोड़ 1। वर्तमान चपलता 6। अगला चरण कुल मारे गए राक्षसों की संख्या 100 तक पहुंचे। खुशी देने वाली सूचना के बाद गाउस का पूरा शरीर कांप उठा। पलक झपकते ही उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। एक अदृश्य शक्ति उसके शरीर की हर नस से बहती हुई महसूस हुई। उसके भीतर सूक्ष्म बिजली की धाराएं दौड़ गईं, जिससे उसे एक अवर्णनीय अजीब सी अनुभूति हुई। कुछ ही पलकों में उस जादुई शक्ति ने उसके शरीर को बदल दिया। अगले ही पल उसकी इच्छाशक्ति में एक अतिरिक्त जादू भी अंकित हो गया। क्या हुआ? डॉयल ने उसे आखिरी जल पिशाच को मारने के बाद हक्का बक्का खड़े देखा और उलझन में पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे पहले सांस लेने दो। गाउस ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। वास्तव में उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से कहीं बेहतर स्थिति में था। सबसे पहले चपलता अजिलिटी में वृद्धि हुई। हालांकि यह केवल एक अंक था, लेकिन संविधान के विपरीत चपलता का प्रभाव अधिक सहज था। 5 से 6 तक बढ़ने के बाद उसे लगा कि उसके शरीर का समग्र समन्वय और लचीलापन नोटिसेबल रूप से बेहतर हो गया है। अपने पिछले जीवन के उदाहरण का उपयोग करते हुए, यह एक गेम खेलने जैसा था जिसमें 100-200 मिलीसेकंड का फ्लक्चुएटिंग नेटवर्क डिले होता था, जो अचानक 30-40 मिलीसेकंड के स्थिर डिले पर आ गया हो। दोनों अनुभव पूरी तरह से अलग थे। बेशक ये तुलना उचित थी या नहीं, यह एक अलग मामला था। चूंकि उसने अभी अभी अपग्रेड पूरा किया था और उसके शरीर की स्थिति में भारी बदलाव आया था, इसलिए कुछ साइकोलॉजिकल प्रभाव एग्जैजरेटेड या डिस्टॉर्टेड हो सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर उसके अपने शरीर पर नियंत्रण में काफ़ी सुधार हुआ था। इसके अलावा इस बार उसे एक नया जादू मिला था, एक स्तर 1 का जादू, मैज आर्मर में जामा। गाउस ने अपनी इच्छाशक्ति में अंकित नए जादू को महसूस किया और तुरंत उसके प्रभाव को समझ गया। इसका विशेष कार्य सक्रिय रूप से कास्टिंग करना था, जिसमें उसके पूरे शरीर को ढकने वाला एक अदृश्य कवच बनाने के लिए एक निश्चित मात्रा में माना की खपत होती थी, जो एक शून्य वजन वाले अदृश्य बल क्षेत्र कवच पहनने के बराबर था। यह मैज आर्मर उसकी चलने की गति या चपलता को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन हमला होने पर उसके लिए नुकसान को अब्जॉर्ब कर सकता था। मैज आर्मर के प्रभाव को महसूस करते हुए गाउस का दिल जोर से धड़कने लगा। एक बहुत ही अच्छा जादू। उसने स्वीकार किया कि अभी वह थोड़ा फिकल हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे मैजिक मिसाइल प्राप्त करने के बाद अधिक विनाशकारी मिसाइलों ने मैज हैंड की जगह ले ली थी। इस क्षण उसे अचानक महसूस हुआ कि मूल रूप से सही मैजिक मिसाइल अब उतनी आकर्षक नहीं थी। मैज आर्मर उसके वर्तमान दिमाग में मैजिक मिसाइल से भी अधिक महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गया था। वह तो ये भी बहस करने लगा था कि क्या उसे अपने स्किल को इस नए प्राप्त जादू से बदल देना चाहिए। उसकी सहज ज्ञान ने उसे बताया कि मैज आर्मर का अभ्यास करना शायद मैजिक मिसाइल से तेज होगा। एक अप्रेंटिस कास्टर के रूप में, जो शायद उतना नाजुक नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से टैंक भी नहीं था, उसकी सबसे बड़ी चिंता हमेशा खुद पर हमला होना थी। भले ही उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर कितनी भी मजबूत क्यों न हो, जब तक वह एक मॉर्टल बॉडी था, एक स्ट्रे एरो उसकी जान ले सकती थी। और युद्ध के मैदान का वातावरण अक्सर जटिल और हमेशा बदलता रहता था। गाउस की ब्रेन एक्सेलरेशन एबिलिटी के साथ भी वह अन्य प्राणियों के हमलों से 100% बचने की गारंटी नहीं दे सकता था। यही कारण था कि वह हाल ही में दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दे रहा था। वे दुश्मन के फायरपावर को साझा करने में मदद कर सकते थे, जिससे उसे कम इंटेंसली ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती थी। लेकिन अब मैज आर्मर में महारत हासिल करने के साथ, जब तक वह युद्ध के दौरान इस जादू को सक्रिय करता और दुश्मन के हमले कवच की डैमेज एब्जॉर्प्शन लिमिट से अधिक नहीं होते, तब तक वह कुछ अनएक्सपेक्टेड चोटों से इम्यून हो सकता था। इससे कॉम्बैट में उसकी फॉल्ट टॉलरेंस बहुत बढ़ जाएगी। बेशक गाउस ने जल्द ही अपने दिमाग में मैज आर्मर के बारे में और अधिक जानकारी महसूस की। उसे अभी भी सतर्क रहने और ओवर कॉन्फिडेंट न होने की जरूरत थी। मैज आर्मर एक जीवन बचाने वाला टैलिस्मैन नहीं था। एक बार जब ये कम समय के भीतर अब्जॉर्ब किए गए नुकसान की सीमा पार कर लेता, तो कवच टूट जाएगा।
इसके अलावा ये सभी प्रकार के हमलों का सामना नहीं कर सकता था, कम से कम अभी तो नहीं। साथ ही उसकी वर्तमान अप्रेंटिस स्टेज द्वारा सीमित होने के कारण इस जादू का प्रभाव उतना पावरफुल नहीं हो सकता था जितना कि एक सच्चे पेशेवर द्वारा उपयोग किए जाने पर होता। विशिष्ट स्थितियों के लिए फर्दर टेस्टिंग की आवश्यकता थी, लेकिन इन मुद्दों के बावजूद यह अभी भी उसके लिए बहुत उपयुक्त जादू था। गाउस ने अपने विचारों को इकट्ठा किया, अपने शरीर में हुए बदलावों को स्वीकार किया और वास्तविकता पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। उसका पहले का चिंतन लंबा नहीं चला था। लड़ाई खत्म होने के बाद बाकी लोग अपनी ताकत फिर से हासिल करने में व्यस्त थे। डाफने ने टीम के अन्य सदस्यों की जांच शुरू कर दी, खासकर फ्रंटलाइन के 3 लोगों की, लिम्स, कमर, पेट और अन्य वल्नरेबल क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई घाव नहीं बचा था, उसने राहत की सांस ली। हालांकि जल पिशाच मजबूत फाइटर नहीं थे, लेकिन उनमें कई बैक्टीरिया होते थे। कुछ छोटे अनोटिस्ड घाव दर्द के बिना भी स्पष्ट चोटों से अधिक परेशानी भरे हो सकते थे, क्योंकि अगर उन्हें नज़रअंदाज किया जाता तो वे बाद में बीमारियों में विकसित हो सकते थे या यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकते थे। इस बीच रेंज सपोर्टर्स मेवा और ओलिवर ने दस्ताने पहने और हमेशा की तरह स्पॉइल्स की कटाई शुरू कर दी। क्वेस्ट के लिए सबूत के तौर पर जल पिशाचों के लेफ्ट ईयर जमा करने के अलावा जल पिशाचों से ही उपयोगी सामग्री भी एकत्र करनी थी, इसलिए यह एक बड़ा काम था। डाफने द्वारा गाउस की जांच पूरी करने के बाद वह पोस्ट बैटल रिजल्ट्स को संभालने में मदद करने के लिए चला गया। लेविन ने अपने साथियों को देखा और राहत की सांस ली। उसके दिमाग में बुरी आशंका सिर्फ एक फॉल्स अलार्म लग रही थी। जल पिशाच की हत्याएं बहुत स्मूथली हुई थीं। थोड़े आराम के बाद वह भी बाद के काम को संभालने के लिए दूसरों के साथ शामिल हो गया। कुल मिलाकर जल पिशाच संग्रह का काम पेनफुल और जॉयफुल दोनों था। जल पिशाच की गंध टेरिबल थी और उनके शवों से निपटना प्लेजेंट नहीं था, लेकिन हर सामग्री सिल्वर कॉइन से जुड़ी होने के कारण सभी को ये ट्रबल वर्थ लगा। दुनिया में केवल एक ही प्रकार का दुख है, गरीबी। जब सभी व्यस्तता से काम कर रहे थे, गाउस को अचानक उसकी पलकें अनकंट्रोलेबली फड़कती हुई महसूस हुईं। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि उसकी नम सेंस ऑफ स्मेल फिर से हरकत कर रही थी और पास की ग्रे ग्रीन जल पिशाच की लिम्स उसके शरीर को बदबूदार बना रही थीं। लेकिन जल्द ही उसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में तेज झुनझुनी हुई, जैसे कि उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली उसे चेतावनी दे रहा था। उसे आखिरकार कुछ एहसास हुआ और उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसने एक निश्चित दिशा में देखा। चांदनी के नीचे दूर नदी की सतह पर पेल सिल्वर लाइट के साथ शिमरिंग एक लंबा नीला फिगर नदी के किनारे चल रहा था। क्या वह एक इंसान था या नहीं? यह एक राक्षस था। चांदनी के नीचे स्क्विंटिंग करते हुए गाउस ने आखिरकार ह्यूमनॉइड आउटलाइन की विस्तृत उपस्थिति देखी। उसकी श्रिवल त्वचा नीले धब्बों से ढकी हुई थी, जो एक सूखी चमड़ी की परत की तरह हड्डियों से कसकर चिपकी हुई थी। उसकी त्वचा की सतह के हिस्से घनी स्केल्स से ढके हुए थे। सबसे स्ट्राइकिंग उसका केनाइन लाइक चेहरा था। उसकी संकन आई सॉकेट्स में गर्म कोयले की तरह जलती हुई लाल आंखों का एक जोड़ा था। उसकी स्नाउट बाहर निकली हुई थी, जो कई नुकीले प्रीडेटर लाइक फैंग से भरी हुई थी। एक विशाल, मोटी, सांप जैसी जीभ हवा में लगातार फ्लिक कर रही थी। उसके फॉलिम्स के सिरों पर ब्लेड शार्प क्लॉज थे। वह एक बाइपेडल केनाइन क्रिएचर की तरह झुकी हुई पीठ के साथ चल रहा था, हल्के लेकिन स्विफ्टली समूह के पास आ रहा था। C50 बाल बाल बचे, सावधान, राक्षस आ रहे हैं। यह महसूस करते ही कि पास आ रही आकृतियां इंसान नहीं थीं, गाउस ने तुरंत अपने साथियों को चेतावनी दी जो अभी भी अपने काम में लगे हुए थे। मेवा उन प्राणियों को देखने वाली दूसरी थी। गाउस के अलर्ट के बाद उसकी तेज नजरें दूर नदी के किनारे से निकलते राक्षसों पर टिक गईं। घूल या कुछ और भी बदतर दुष्ट राक्षस। जिस पल उसने उन्हें पहचाना, उसकी दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ गईं, जिससे उसकी पिछली शांति भंग हो गई। यह क्या बकवास है? क्या हमने सभी जल पिशाचों को खत्म नहीं कर दिया? पास खड़ा डॉयल शुरू में खतरे को समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने अंत में मुड़कर आ रही भयानक चीजों को देखा तो वह डर से जमीन से उछल पड़ा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जल पिशाचों के विपरीत घूल और दुष्ट राक्षसों दोनों को संभालने के लिए पेशेवर योद्धाओं की जरूरत होती है। पूरी टीम ने तुरंत अपनी लूटपाट छोड़ दी, जल्दी से अपना सामान इकट्ठा करते हुए एक रक्षात्मक घेरा बनाया। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। भले ही घूल भी जल पिशाचों की तरह सड़े हुए मांस को पसंद करते थे, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता उन कमजोर प्राणियों से कहीं ज्यादा थी। अपने जैसे निम्न स्तरीय साहसी लोगों के लिए एक घूल का सामना करना अक्सर पूरी टीम के विनाश का मतलब होता था। इसके अलावा इस प्राणी का शरीर जल पिशाचों के कमजोर शरीर से बिल्कुल अलग था। यह एक अनुभवी योद्धा की अनुशासित और कुशल गति से चल रहा था, लंबा और जानलेवा रूप से प्रभावी।
शांत रहो, स्थिति उतनी गंभीर नहीं हो सकती जितनी लगती है, मेवा ने ध्यान से देखकर धीरे धीरे कहा। सबसे पहले, यह एक अकेला घूल लग रहा था। दूसरा, इसने तुरंत कोई आक्रामकता नहीं दिखाई, वरना यह नदी के किनारे इतनी खुलेआम नहीं आता। हालांकि घूल को खत्म करने के लिए पेशेवरों की जरूरत होती है, लेकिन उनके 6 सदस्यों के दल के पास अच्छे उपकरण थे। एक अकेला घूल ऐसे समूह पर हमला करने में हिचकिचा सकता था जब आसान शिकार मौजूद हो। सभी जीवित प्राणी स्वाभाविक रूप से अनावश्यक जोखिम से बचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आसपास बिखरे हुए 20 से अधिक सड़े हुए जल पिशाच के शव उसकी भूख को पूरी तरह से शांत कर देंगे। सही है, यह शायद हमें बस भगाना चाहता है, गाउस ने सहमति दी जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ। जल पिशाचों के गायब होने के बारे में उनकी पिछली उलझन अचानक समझ में आ गई। इस घूल ने पहले ही कुछ शिकार कर लिए थे। कुछ हद तक आश्वस्त होने के बावजूद टीम ने अपनी रक्षात्मक संरचना बनाए रखी। मुड़कर लापरवाही से मत भागो, इससे ये भड़क सकता है। धीरे धीरे पीछे हटो, वैसे भी हम इससे आगे नहीं निकल सकते, लेविन ने पसीना बहाते हुए सलाह दी। लेकिन युद्ध के लिए तैयार रहना। घूल की हरकतें सुस्त लग रही थीं लेकिन भ्रामक थीं। इसने 1 दर्जन कदमों में दूरी तय कर ली। चले जाओ, बाहर निकलो। घूल ने अपना सिर उठाया, उसकी लाल आंखें समूह पर टिकी थीं और उसकी लंबी जीभ चारों ओर घूम रही थी, टूटी फूटी सामान्य भाषा बोल रहा था। उसकी कर्कश, गले से निकली आवाज़ एक बूढ़े शिकारी कुत्ते की गुर्राहट जैसी थी। चाहे वह उसके भयानक रूप के कारण हो या शिकारी आभा के कारण, गाउस को भी उसके अशिष्ट भाषण से मानसिक परेशानी महसूस हुई, जैसे कि मानसिक प्रदूषण से पीड़ित हो। हर माथे पर ठंडा पसीना चमक रहा था। उस प्राणी की उपस्थिति ने जबरदस्त दबाव डाला, जैसे कि यह अस्तित्व के एक उच्च तल से उत्पन्न हुआ हो। लड़ें। डॉयल के तलवार वाले हाथ में स्पष्ट रूप से कंपन था, फिर भी उसने सहमति के लिए अपने साथियों की तरफ देखा। नहीं, हम पीछे हटेंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के गाउस और बाकी लोगों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। बढ़ी हुई चपलता और उसके नए मैज आर्मर जादू से प्रेरित होने के बावजूद गाउस ने इस भयानक प्राणी से लड़ने का कोई भ्रम नहीं पाला था। ऐसा नहीं था कि उसे युद्ध से डर लगता था, लेकिन यह उनके जीवन को जोखिम में डालने लायक नहीं था, खासकर एक ऐसे घूल का सामना करते हुए जो इतनी दुर्जय उपस्थिति फैला रहा था। यहाँ तक कि संभावित जीत भी विनाशकारी कीमत पर मिलेगी। पीछे हटना बुद्धिमानी का संकेत था, कायरता का नहीं। डॉयल ने राहत की सांस ली। टीम धीरे धीरे पीछे हटी जबकि आंखें मिलाती रही, हथियार तैयार रखे, जल पिशाचों के शवों को घूल के लिए छोड़ दिया। मेवा संभावित घात के लिए उनके पीछे की निगरानी कर रही थी, लेकिन उनकी सावधानी अनावश्यक साबित हुई। कई दर्जन मीटर के बाद घूल बस शवों पर झपट पड़ा, अपनी भयानक दावत शुरू कर दी। जब वे सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए, तभी समूह ने आखिरकार मुड़कर गांव की ओर दौड़ लगाए। सराय की खिड़कियों से टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी सड़कों पर फैल रही थी। सभ्यता की यह झलक, रोशनी और साथी इंसान ने आखिरकार उन्हें फिर से खुलकर सांस लेने दी। उनके सीने परिश्रम से ऊपर नीचे हो रहे थे, दिल उनकी पसलियों से टकरा रहे थे। हम सच में बच गए। ओलिवर ने अपने पसीने से भीगे माथे को पोंछा, संकट के बाद की खुशी पर शर्मिंदा नहीं था। गैर पेशेवर, निम्न स्तरीय साहसी लोगों के लिए एक घूल के मुठभेड़ से बिना चोट के बचना जश्न मनाने लायक था। पर्याप्त शराब के साथ यह एक अतिरंजित सराय की कहानी भी बन सकती थी। दयनीय। डॉयल सीधा हुआ, उदासीनता का दिखावा करते हुए। मैं बिल्कुल नहीं डरा था। अगर तुम लोग डरपोक नहीं होते तो मैं लड़ता। यह शायद विश्वसनीय होता अगर तुम्हारे हाथ कांपना बंद कर देते, मेवा ने उसे तिरछी नज़र से देखते हुए बेजान भाव से कहा। गाउस ने भी डॉयल के हिंसक रूप से कांपते हाथों को देखा, चाहे वह थकान से हो या डर से, यह अस्पष्ट था। लेकिन रंगे हाथ पकड़े जाने पर डॉयल केवल दौड़ने से थकी हुई बाहों के बारे में बहाने बना पाया। बहुत हो गया, चलो सराय में हार्वे को रिपोर्ट करते हैं, लेविन ने अपनी मौत के करीब वाली एड्रेनालाइन को दूर करते हुए कहा। घूल की घटना खत्म नहीं हुई थी, वे सिर्फ किस्मत से बच निकले थे। उपलब्ध शवों ने उसकी भूख शांत कर दी थी, उन जल पिशाचों के बिना। इसके अलावा, जबकि उनका मिशन तकनीकी रूप से पूरा हो गया था, उन्होंने कुछ लूट छोड़ दी थी। उनके काम पूरा होने के सबूत के सामान कम थे, जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। काम अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ था। गांव की एकमात्र सराय द मरमेड्स केक में प्रवेश करते हुए उन्हें ये दिन के समय से कहीं ज्यादा जीवंत मिली। दाढ़ी वाले व्यापारी मिट्टी के मग से शराब पी रहे थे, लाल चेहरे वाले नाविक पासे हिलाते हुए जोर जोर से संख्याएं बोल रहे थे। एक नशे में धुत, बाल भरे सीने वाला बिना कमीज का आदमी तंग जगह में बेढंगे तरीके से नाच रहा था। दरवाजे के जोर से खुलने पर केओटिक रेवलरी तुरंत मर गई। इससे पहले कि कोई अंदर आता,
मछली और सड़े हुए मांस की एक ओवरवेलमिंग बदबू कमरे में भर गई। दरवाजे से सटा एक नशेड़ी पहले से ही इस गड़बड़ी से परेशान था, जब उसे बदबू ने परेशान किया तो उसका चेहरा लाल हो गया। गंदे भिखारियों, बाहर निकलो! थप्पड़! उसकी लहराती हुई बांह को एक लोहे की पकड़ ने पकड़ लिया। सभी की आंखें प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। चांदनी ने गंदगी से लथपथ साहसी लोगों के एक दल को दिखाया। करीब से देखने पर उनके कवच की दरारों में अघुलनशील अंक के टुकड़े थे, आंतें, खून के थक्के और इससे भी बदतर। डरे हुए ग्राहकों के लिए वे सीधे नरक से आए राक्षसों जैसे लग रहे थे। एक बार की शोरगुल वाली सराय मौत की खामोशी में बदल गई, जैसे कि हर किसी का गला घोंट दिया गया हो। C51 सराय और स्पष्टीकरण। दरवाजे के पास खड़ा शराबी तुरंत होश में आ गया। एक सिहरन उसके दिमाग में तेजी से फैल गई, जिसके साथ एक जबरदस्त डर भी था जिसने उसके चेहरे से सारा रंग छीन लिया। गाउस ने उस आदमी की कलाई पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसे इस शराबी से कोई खास नाराजगी नहीं थी जो पूरी तरह नशे में हो। उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसे पकड़े रहने का एकमात्र कारण ये था कि आदमी के पैर जेली जैसे हो गए थे, गीली नूडल्स की तरह कांप रहे थे। अगर गाउस उसे अभी छोड़ देता तो वह शराबी जमीन पर गिर जाता। सीधे खड़े होने की कोशिश करो। मैं अब छोड़ रहा हूं, गाउस ने शांत भाव से कहा। हाँ सर। जब गाउस की पन्ना जैसी आंखें उस पर पड़ीं तो वह शराबी वायलेंटली कांप उठा, जैसे उसके शरीर में एक बिजली का कट दौड़ गया हो। जैसे ही गाउस ने अपनी पकड़ छोड़ी, वह मन ही मन ये देखकर अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह आदमी एक डरे हुए चूजे की तरह कांप रहा था। क्या वह वाकई इतना भयानक लग रहा था? जब उसने पहले अपना चेहरा धोया था तो उसे लगा था कि उसकी फीचर्स काफ़ी रिफाइंड दिख रही थीं। सराय पूरी तरह से शांत हो गई थी। नाइट आउल स्क्वाड ने असामान्य माहौल पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूरे दिन के काम से थके हुए और बिना किसी एक्चुअल कॉम्बैट के घूलों से बाल बाल बचकर आए, वे अभी भी ठंडे पसीने में भीगे हुए थे। अब वे बस अपनी रिपोर्ट देना, नहाना और कुछ प्रॉपर आराम करना चाहते थे। बहादुर साहसी लोगों, यहाँ क्या हुआ? सराय का मालिक हार्वे, जिसे सूचना मिली थी, बाहर आया, सहज रूप से उनके अस्त व्यस्त हाल पर भौहें चढ़ा लीं और फिर जल्दी से एक मुस्कान पोस्ट की। बॉस, आइए इस पर अंदर बात करते हैं, लेविन ने सुझाव दिया। सराय एरी रूप से शांत रही। मुख्य हॉल में लगभग हर ग्राहक उन्हें ध्यान से देख रहा था। अपनी हाल की मुठभेड़ पर पब्लिकली चर्चा करने से अनावश्यक घबराहट फैल सकती थी। समूह हार्वे के पीछे एक प्राइवेट रूम में गया। उनके जाने के बाद ही सराय में धीरे धीरे फुसफुसाहट फिर से भर गई। इतना भयानक? वे सीरियल किलर जैसे लगते हैं। चुप रहो, अपनी आवाज़ धीमी करो, वे हमें अभी भी सुन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। प्राइवेट रूम के अंदर लेविन और बाकी लोगों ने हार्वे को अपना पूरा अनुभव सुनाया। तुम कह रहे हो कि एक भूल गांव के पास घूम रहा है? हार्वे उनकी कहानी सुनकर हाँफने लगा। जबकि साधारण राक्षसों को ग्रामीणों द्वारा कुछ हताहतों के साथ संभाला जा सकता था, भले ही पेशेवर साहसी न हो, भूल जैसे प्राणी सामान्य इंसानों के सामना करने की क्षमता से परे थे। हालांकि गांव में प्रशिक्षित मिलिशिया थी, लेकिन वे कई गुना मजबूत राक्षसों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे। एकमात्र सिल्वर लाइनिंग ये थी कि अगर साहसी लोगों की रिपोर्ट सटीक थी और केवल एक ही घूल था, तो स्थिति तुरंत गंभीर नहीं हो सकती थी। अकेले राक्षस शायद ही कभी मानव बस्तियों पर हमला करते थे। ये सही है। क्या आपको लगता है आपका समूह उस प्राणी को संभाल सकता है? हार्वे ने सावधानी से पूछा। भले ही हमले की संभावना कम थी, लेकिन इतने खतरनाक शिकारी के पास होने से शांतिपूर्ण नींद लेना असंभव हो जाता। क्या हम एक घूल को मारने में सक्षम लगते हैं? हम तो अपनी जान बचाकर भागे, ये हमारी खुशकिस्मती है, लेविन ने कड़वी मुस्कान के साथ स्वीकार किया। उसे सच्चाई बताने में कोई शर्म नहीं लगी। हार्वे ने अपनी अनुभवी नज़रों से उनकी हालत जांची। साधारण ग्रामीणों के विपरीत एक बड़े व्यापारी गिल्ड के पूर्व मैनेजर के रूप में उसने पहचाना कि उनका खतरनाक रूप वास्तव में पूरी तरह से थकावट का संकेत था। आमतौर पर साहसी लोग खून और गंदगी से लथपथ लौटने के बजाय अपने इक्विपमेंट को ठीक से साफ करते। माफ़ी चाहता हूँ, यह मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, हार्वे ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि उसकी अपेक्षा कितनी रिडिक्यूलस थी। यहाँ तक कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित निम्न स्तरीय साहसी भी एक भूल की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैं कल अन्य नेताओं के साथ मिलूंगा। अगर पुष्टि हो जाती है तो हम शायद एडवेंचरर्स गिल्ड के माध्यम से घूल को खत्म करने का क्वेस्ट फिर से पोस्ट करेंगे। चेतावनी के लिए धन्यवाद। जल पिशाच एक्सटर्मिनेशन मिशन के संबंध में कल स्थिति की जांच करने के बाद मैं आपके लिए एक ऑफिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करूंगा। हार्वे खड़ा हुआ। अनक्लोज्ड जगह में समूह की ओवरपावरिंग बदबू को सहते हुए उसका चेहरा थोड़ा हरा हो गया था।
अवसर का लाभ उठाकर वह जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा। आपकी ऑर्डील के बाद कृपया हमारी सराय में रात भर रुकें और ताजगी महसूस करें। उनके जवाब का इंतजार किए बिना वह जल्दी से आगे बढ़ा। पीछे स्नानघर है, मैं नौकरों से गर्म पानी तैयार करने के लिए कहूँगा। समूह ने एक दूसरे को देखा लेकिन आखिरकार उसके पीछे गए। अब जब सुरक्षा लौट आई थी और वे अपनी मछली जैसी बदबूदार स्थिति को और सहन नहीं कर सकते थे तो वे इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकते थे। रात बिना किसी घटना के गुजर गई। अगली सुबह गाउस एक नर्म बिस्तर पर उठा। चारों ओर ग्रे ब्राउन पत्थर की दीवारें थीं जहां बुझे हुए तेल के दीपक लटक रहे थे। नीची ओक की बीमें धुएं से काली हो गई थीं और सनलाइट संकरी खिड़कियों से छनकर आती थी जिससे डैपल पैटर्न बनते थे। वह पूरी तरह से जागने तक कुछ देर लेटा रहा, फिर बैठ गया और आलस से अंगड़ाई ली। इतने सालों में इतनी अच्छी नींद नहीं आई। उसने खुरदरी ऊनी ब्लैंकेट पर दबाया जिसके वॉन एजेस से पीले रंग की रुई दिख रही थी। उसने ध्यान दिया कि यह अभी भी उसके सामान्य लिनन मैट्रेस से बेहतर थी। लग्जरी आसानी से भ्रष्ट कर देती है, उसने सोचा। जैसे ही उसने कपड़े पहने और अपना लेदर आर्मर पहना, गाउस ने ध्यान दिया कि उसकी मूवमेंट्स काफ़ी स्मूथ थी, बिना किसी सामान्य ऑकवर्डनेस के जब वह फासनिंग्स को बांध रहा था। इस टैंजिबल सुधार ने उसे याद दिलाया कि बढ़ी हुई चपलता जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, न केवल कॉम्बैट एफिशिएंसी, यहाँ तक कि उसके वेपन ट्रेनिंग को भी लाभ होगा। सराय से बाहर निकलते ही उसने देखा कि बाकी लोग धीरे धीरे जाग रहे थे। उन्होंने मुख्य हॉल में सुबह की ग्रीटिंग्स का आदान प्रदान किया क्योंकि सर्वर नाश्ता ला रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार हमें कितना इनाम मिलेगा? किसे पता, हम कल सारे जल पिशाच सामग्री भी नहीं बटोर पाए। एक घूर द्वारा लूटा जाना मेरे जीवन में पहली बार हुआ। नाश्ते के दौरान उन्होंने कल की घटनाओं पर चर्चा की। एक रात की नींद ने उनका तनाव कम कर दिया था, केवल संभावित कमाई खोने का पछतावा रह गया था। व्यापारी गिल्ड की सील वाली हार्वे की इंसिडेंट रिपोर्ट के साथ हमें अभी भी पूरे मिशन पेमेंट मिलनी चाहिए, लेविन ने उन्हें आश्वस्त किया। हमारा एकमात्र रियल नुकसान उन जल पिशाच सामग्रियों का है और हमारा वादा किया गया बोनस पता नहीं वह अभी भी मिलेगा या नहीं, डाफने ने आह भरी। वह एक जादू के पत्थर की छड़ी के कॉ के लिए पैसे बचा रही थी और किसी भी कम इनकम से उसे दर्द होता था। C-52 घटनास्थल की जांच, भविष्य की योजनाएं और वापसी की यात्रा। गाउस ने अपने साथियों की बातचीत सुनी लेकिन अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी। फिलहाल उसे पैसों की कोई खास कमी नहीं थी। बेशक पैसा ऐसी चीज़ थी जो कभी भी किसी के पास बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती थी। कोई भी अतिरिक्त धन होने की शिकायत नहीं करेगा। अधिक पैसों से वह बेहतर कपड़े, जूते, हथियार या यहाँ तक कि ट्यूटर्स को भी काम पर रख सकता था। लेकिन अतिरिक्त पैसों के बिना भी वह फिलहाल गुजारा कर सकता था। आखिरकार उसके प्राथमिक बचत लक्ष्यों में से एक जादुई वॉन्ड खरीदना फिलहाल एक स्टैंडस्टिल पर पहुंच गया था। बोन स्टाफ पहले से ही उसके पास था और इसका उपयोग करना अविश्वसनीय रूप से स्वाभाविक लग रहा था। लगभग कोई एडजस्टमेंट पीरियड की आवश्यकता नहीं थी, जैसे कि यह हमेशा से उसका हिस्सा रहा हो। समस्या ये थी कि यहाँ तक कि हाफलिंग पेशेवर एंडनी को भी इतने सालों बाद एक मैचिंग वॉन्ड को नहीं मिला था, जिससे गाउस को शक होने लगा कि वह इसे सिर्फ पैसों से खरीद सकता है। इसके अलावा कॉ के बिना भी अप्रेंटिस स्टेज के दौरान बोन स्टाफ उसके लिए पूरी तरह से काम कर रहा था, इसलिए वह स्टाफ को पूरा करने की जल्दी में नहीं था। दिल खोलकर खाते हुए गाउस ने अपने अगले कदमों पर विचार करना शुरू कर दिया। उसके मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया में कुल हत्याओं की संख्या 50 को पार कर गई थी। अगला माइलस्टोन 100 राक्षसों को मारना होगा। यह मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा। अगर हर मिशन में लगभग 10 हत्याएं होती हैं तो उसे लगभग 5 और असाइनमेंट्स की आवश्यकता होगी। 100 हत्याओं के निशान तक पहुंचने पर उसे एक और गारंटीड फिजिकल एट्रीब्यूट बूस्ट मिलेगा। उसका वर्तमान एट्रीब्यूट पैनल दिखा रहा था। तारांकन ताकत स्ट्रेंथ 5, तारांकन चपलता एजिलिटी 6, तारांकन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 6, तारांकन बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस 7, परसेप्शन 5, तारांकन करिश्मा करिश्मा 5। जब उसने पहली बार ट्रांसमाइग्रेट किया था तो उसकी तुलना में काफ़ी सुधार हुआ था। वह अब पूरी तरह से नीचे औसत नहीं था। उसकी बुद्धिमत्ता, संविधान और चपलता प्रत्येक 1 पॉइंट से बढ़ गई थी। इसने निम्न स्तरीय साहसी लोगों के बीच उसकी स्थिति को ऊंचा कर दिया। पहले मैजिक मिसाइल में उसकी महारत ने उसे अप्रेंटिसेस के बीच अपेक्षाकृत दुर्जय बना दिया था। अब मैज आर्मर उसकी ग्लेयरिंग वीकनेस को कवर कर रहा है, साथ ही उसके औसत से ऊपर की चपलता, संविधान और बुद्धिमत्ता एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो कुछ ही निम्न स्तरीय साहसी उसे 1-on-1 हरा सकते थे। अधिकांश स्पेलकास्टर अप्रेंटिसेस एक साथ 3 मंत्रों में महारत हासिल नहीं कर पाते थे।
और उसके पास 3 एट्रीब्यूट्स थे जो ऑर्डिनरी लोगों के स्तर से अधिक थे। इसलिए इस मिशन के बाद उसकी टॉप प्रायोरिटी मैज आर्मर को ट्रेनिंग देना होगी। गाउस ने अस्थायी रूप से मैज आर्मर ट्रेनिंग को उच्चतम प्रायोरिटी पर रखा। जिंदा रहना डैमेज डील करने से पहले आता है। वह मैज आर्मर में पूरी तरह से महारत हासिल किए बिना एक और मिशन पर विचार नहीं करेगा। कम से कम उसे स्तर 2 प्रोफिशिएंसी तक पहुंचने की जरूरत थी, क्योंकि स्तर 2 मंत्रों को अपेक्षाकृत स्मूथली कास्ट किया जा सकता था। मैज आर्मर में महारत हासिल करने के बाद ही वह नए राक्षस कमीशंस को स्वीकार करने पर विचार करेगा। एनसाइक्लोपीडिया में 5 राक्षस श्रेणियों को पूरा करने से टैलेंट एक्सट्रैक्शन अनलॉक हो जाएगा। उसने पहले ही 4 साधारण राक्षसों को पंजीकृत कर लिया था: गॉब्लिन्स, स्लाइम्स, स्केलेटन्स और वाटर घोस्ट्स। टैलेंट एक्सट्रैक्शन के लिए बस एक और। हालांकि उसे कोई क्लू नहीं था कि उसे क्या क्षमता मिल सकती है। सच कहूं तो इन 4 राक्षसों में से कोई भी विशेष रूप से मजबूत कॉम्बेटेंट नहीं था। एक को तो राक्षसों के बीच डिसग्रेसफुल भी कहा जा सकता था। लेकिन कॉम्बैट इफेक्टिवनेस जरूरी नहीं कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हो। कुछ उपयुक्त पैसिव एबिलिटीज या वे जो डेली ट्रेनिंग एफिशिएंसी में मदद करती हैं, अधिक वैल्यूएबल साबित हो सकती हैं। आखिरकार कॉस्किल का चयन आता है। अपनी चेतना में गहराई से अंकित 3 मंत्रों को महसूस करते हुए गाउस फिर से कन्फ्लिक्टेड महसूस करने लगा। मैज हैंड, मैजिक मिसाइल, मैज आर्मर, प्रत्येक के अलग अलग फायदे और नुकसान थे। इसके अलावा गाउस का मानना था कि उसके एडवेंचरर्स मैनुअल के साथ कोई भी मंत्र जिसे वह कॉस्किल के रूप में चुनता है, वह ट्रेमेंडसली शक्तिशाली हो जाएगा। मैज हैंड की वाइड एप्लीकेबिलिटी थी। मैजिक मिसाइल मजबूत ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज प्रदान करती थी, जबकि मैज आर्मर का प्रोटेक्टिव वैल्यू किसी एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं था। ये भविष्य में किसी भी स्टेज पर उसकी रक्षा करेगा। फिर भी इन बहुत सी संभावनाओं और पोटेंशियल्स ने उसे अनन्य की स्थिति में डाल दिया। छोड़ो, मैं बाद में फिर से विचार करूंगा। चाहे जो भी हो, मैज आर्मर ट्रेनिंग सर्वाइवल के लिए प्रायोरिटी है। लंबे समय तक विचार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर गाउस ने परेशान होना बंद कर दिया। घूल के एनकाउंटर ने उसे पर्सनल सेफ्टी को अधिक महत्व देने पर मजबूर कर दिया। आप कभी नहीं जानते कि लो लेवल मिशंस के दौरान कौन से अज्ञात दुश्मन प्रकट हो सकते हैं। नई क्षमताओं को कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में आत्मसात करना सबसे अच्छा दृष्टिकोण था। एक और मिशन में जल्दबाजी करना अनुचित होगा। मैं मैज आर्मर की ट्रेनिंग प्रोग्रेस के आधार पर फैसला करूंगा। अगर यह जल्दी प्रोग्रेस करता है तो मैं इस सर्वाइवल स्किल को अपना को बनाऊंगा। थियोरेटिकली इसे जल्दी ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि मैज आर्मर का अभ्यास कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि कॉशियस गाउस भी मैज आर्मर की ओर झुका था, लेकिन अंतिम फैसला प्रोग्रेस पर निर्भर था। अगर मैज आर्मर धीमी एडवांसमेंट दिखाता है तो चाहे वह कितना भी अपीलिंग क्यों न हो, गाउस उस पर एक्सेसिव समय बर्बाद नहीं करेगा। 2 पहले स्तर के मंत्रों में से जो भी तेजी से प्रोग्रेस करेगा उसे चुना जाएगा। नाश्ता खत्म हुआ। गाउस के विचार क्लियर हो गए। नाइट आउल स्क्वाड के सदस्य कल रात के नदी के किनारे पर सावधानी से पहुंचे। दिन के उजाले में नदी के किनारे पर केवल बिखरे हुए मांस के टुकड़े, सूखे खून के धब्बे और आंतों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। घूल का कोई निशान नहीं बचा था। जल पिशाच के शव भी गायब हो गए थे। यह मानते हुए कि एक घूल रातों रात वह सारा भोजन नहीं खा सकता था, उसने शायद बचे हुए को अपने अड्डे पर रिजर्व के रूप में ले लिया होगा। जल्द ही हार्वे कई मजबूत पुरुषों के साथ पहुंचा। ग्रूसम सीन ने हार्वे के लिंगरिंग डाउट्स को मिटा दिया। कई शव फ्रैगमेंट्स ने साबित कर दिया कि यहाँ कई जल पिशाचों को मार दिया गया था। फर्दर एग्जामिनेशन में क्रेवस में घूल एक्टिविटी के निशान मिले। ग्रे वाइट टूटे हुए हाइना लाइक बाल, क्लॉज से मार्क जमीन और सेमी ट्रांसपेरेंट वेब लाइक शेड मेम्ब्रेन्स। इन फाइंडिंग्स ने लेविन के बयान की और पुष्टि की। इतने सारे जल पिशाचों को खत्म करने के बाद इस तरह का एलैबोरेट सीन बनाने का कोई कारण नहीं था। इस प्रकार गाउस की पार्टी ने अपना सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्राप्त किया और फिशिंग विलेज से निकल पड़ी। चाहे हार्वे और ग्रामीण और अधिक एडवेंचरर्स को कमीशन करेंगे या अपना मौका लेंगे, यह उनका अपना फैसला था जिसका गाउस के समूह से कोई लेना देना नहीं था। वापसी की यात्रा पर सभी के चेहरों पर मुस्कान लौट आए। हार्वे ने आखिरकार वादा किया गया 20 सिल्वर कॉइन का बोनस दिया। सर्टिफाइड 20 जल पिशाच की हत्याओं 20 सिल्वर के लायक और राक्षस सामग्री कई और सिल्वर के साथ मिलकर प्रत्येक सदस्य ने 7-8 सिल्वर कॉइन कमाए। एक सब्सटैंशियल विंडफॉल। गाउस भी सुरक्षित टाउन वॉल्स पर लौटने, अपने नए मंत्रों को ट्रेन करने और इस एक्सपेडिशन से गेन्स को कंसोलिडेट करने के लिए तरस रहा था। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, ग्रे ब्राउन ग्राइरॉक टाउन का सिलोएट धीरे धीरे क्षितिज पर दिखाई दिया। C-53 मैज आर्मर। ग्राइरॉक टाउन के बाहर एक खुली जगह में
गाउस ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ी और अपने मन को केंद्रित करने के लिए आंखें बंद कर लीं। वह लगातार अपनी चेतना में अंकित नए जादू मेजार्मर के साथ संवाद कर रहा था। एडवेंचरर्स मैनुअल द्वारा दिए गए जादुओं का एक फ़ायदा ये था कि अन्य अप्रेंटिसेस द्वारा कौशल सीखने की तुलना में यह महत्वपूर्ण शुरुआती समय बचाता था। ऐसा महसूस हुआ मानो उसने पहले ही इस कौशल में महारत हासिल कर ली थी और अब बस अतीत के अनुभव को याद कर रहा था। गाउस ने नाइट आउल स्क्वाड और अन्य लोगों से जो जानकारी इकट्ठा की थी, उसके अनुसार आमतौर पर दूसरों को एक स्किल बुक प्राप्त करने के बाद शून्य से जादू के प्रभावों को मुश्किल से कास्ट कर पाने में कई महीने लगते थे। जहां तक प्रोफिशिएंसी हासिल करने की बात है, उन जैसे साधारण अप्रेंटिसेस को सालों के अभ्यास की आवश्यकता होती थी। लेकिन गाउस को इनिशियल लर्निंग से प्रोफिशिएंसी तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता था, जिससे उसे एक हेड स्टार्ट मिल जाती थी। एडवेंचरर्स मैनुअल के प्रभावों का लाभ उठाते हुए उसके पहले 2 मंत्रों मैज हैंड और मैजिक मिसाइल को लव 1 से लव 2 तक प्रगति करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। एकाग्रता में आंखें बंद करके गाउस ने मैज आर्मर की सामग्री को मानसिक रूप से कई बार रिव्यू किया। उसे एंडनी के नोट्स से कुछ ज्ञान याद आया जो उसने हाल ही में पढ़ा था। प्रत्येक जादू एक स्वतंत्र जादुई प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता था। ये प्रभाव सुविधाजनक उपकरण, हथियार, नुकसान, सुरक्षात्मक अवरोध और बहुत कुछ बना सकते थे, जिन्हें मोटे तौर पर 8 स्कूल्स में वर्गीकृत किया गया था। तारांकन एब्जोरेशन, तारांकन कंजुरेशन, तारांकन डिविनेशन, तारांकन एन्चांटमेंट, तारांकन एवोकेशन, तारांकन इल्यूजन, तारांकन नेक्रोमांसी, तारांकन ट्रांसम्यूटेशन। गाउस ने जिन मैज हैंड और मैजिक मिसाइल में पहले से महारत हासिल कर ली थी, वे क्रमशः कंजुरेशन और एवोकेशन से संबंधित थे। मैज आर्मर जिसका वह अभ्यास करने वाला था, वह एब्जोरेशन के अंतर्गत आता था। इस जादू का टारगेट या तो वह खुद हो सकता था या अन्य प्राणी जिन्हें वह छूता था। लेकिन दूसरों पर कास्टिंग करने के लिए अधिक अनुभव की आवश्यकता होती थी और सेल्फ कास्टिंग की तुलना में कम नोटिसेबल प्रभाव होते थे। सफल कास्टिंग से टारगेट को एक प्रोटेक्टिव मैजिकल फील्ड में लपेट दिया जाता था। अपनी यादों को ब्रीफ रिव्यू करने के बाद गाउस ने फॉर्मल प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैज आर्मर। गाउस ने अपने शरीर के भीतर जादू को प्रवाहित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी चेतना में जादू का इम्प्रिंट थोड़ा सा हिला। फीडबैक मिला। गाउस के चेहरे पर कुछ राहत का भाव दिखाई दिया। पहले प्रयास में उस सडन स्पार्क ऑफ सेंसेशन को खोजना मतलब था कि इस जादू का अभ्यास करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। कोई भी प्रतिक्रिया एक अच्छा फीडबैक थी। फिर से मैज आर्मर ... गाउस ने लगातार कई बार कोशिश की। उसे लगा कि जादू बाहर निकलने के कगार पर था। बेशक, जादू कास्टिंग का वास्तव में जादू का नाम चिल्लाने से बहुत कम लेना देना था। लेकिन कास्टिंग के लिए अत्यधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती थी और वर्बलाइजेशन डायरेक्ट साइकोलॉजिकल रिइंफोर्समेंट के रूप में काम करता था, जिससे सही मानसिक स्थिति को जल्दी प्राप्त करने में मदद मिलती थी। बहुत से लोग कुछ न सोचने की कोशिश करने के अनुभव से संबंधित हो सकते हैं, केवल मन को उस पर अनकंट्रोलेबली ठीक होने के लिए। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी एक चीज़ पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना सरल लगता था, लेकिन वास्तव में काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, खासकर जब विषय से अपरिचित हों। इस प्रकार विशिष्ट वर्बल या फिजिकल गाइडेंस बहुत आवश्यक थी। यहाँ तक कि अपने अपेक्षाकृत प्रोफिशिएंट मैज हैंड और मैजिक मिसाइल के साथ गाउस फोकस सुनिश्चित करने के लिए कास्टिंग के दौरान उन्हें चुपचाप दोहराता था। एक छोटे ब्रेक के बाद गाउस ने गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि वह बस एक कदम दूर था। उसने अपनी आत्मा को रिफ्रेश करने के लिए अपनी गालों को थपथपाया। मैज आर्मर। उसकी चेतना ने उसके पूरे शरीर में कमांड्स भेजे क्योंकि मैज आर्मर मेडिटेशन इम्प्रिंट फेंटली फ्लिकर कर रहा था। उसके भीतर का जादू तेजी से बढ़ गया। बज़। इस बार उसका जादू बोन स्टाफ पर स्मूथली इकट्ठा हुआ और फिर वेव्स जारी की जो उसके शरीर की सतह पर प्राकृतिक जादू के साथ मिल गईं। जैसे जैसे जादू कंज्यूम हुआ, मैजिकल प्रोटेक्टिव फील्ड की एक परत आखिरकार बन गई। 1 स्तर का जादू मैज आर्मर लव 110। सफलता। गाउस ने राहत की सांस ली। एक बार सफलतापूर्वक कास्ट होने के बाद मैज आर्मर को विशेष एकाग्रता की आवश्यकता नहीं थी, ये पहले ही बन चुका था, इसे केवल कुछ मेंटल अपकीप की आवश्यकता थी। अपनी खुद की मैजिक को महसूस करने में सक्षम होने के कारण गाउस ने स्पष्ट रूप से रहस्यमय फील्ड को अपनी रक्षा करते हुए महसूस किया। फिर भी यह चमड़े या लोहे के कवच जैसी टैंजिबल प्रोटेक्शन नहीं थी। संक्षेप में हिचकिचाते हुए गाउस ने अपनी डैगर निकाली। उसने अपनी उंगली पर सावधानी से ब्लेड चलाया। बज़। जैसे ही उसने इस हमले का प्रयास किया, उसके चारों ओर का मैजिकल फील्ड थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ। जहां ब्लेड उंगली से मिला, वहां केवल फेंट वाइट लाइट ब्रीफली फ्लिकर हुई और कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं हुई। धार ने फ्लैश को नहीं बल्कि एक अदृश्य, बेहद पतली लेकिन टफ मेम्ब्रेन को काटा।
मानते हैं कि यह डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से सटीक नहीं थी, लेकिन गाउस को बेहतर शब्द नहीं मिल सके। कोई खून नहीं निकला, कोई नुकसान नहीं हुआ। गाउस ने उत्साह के साथ अपनी उंगली की नोक की जांच की। इतने स्पष्ट प्रभाव, ये सुरक्षात्मक मंत्रों का जादुई प्रभाव था। वे अधिक ताकत नहीं दे सकते थे, ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते थे, या दिमाग को धोखा नहीं दे सकते थे, लेकिन वे टारगेट्स की रक्षा कर सकते थे, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। प्रोटेक्टिव फील्ड थोड़ा कमजोर लग रहा है। गाउस ने सावधानीपूर्वक ऑब्जर्वेशन के बाद निष्कर्ष निकाला। हमलों को मैज आर्मर द्वारा नेगेट्स किया जाएगा, लेकिन जादू की शक्ति भी तदनुसार कम हो जाएगी। पूरी तरह से रीजनेबल। कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैज आर्मर अनिश्चित काल तक सभी नुकसान का सामना करेगा, सभी जादू की तरह इसकी सीमाएं थीं। तो मैज आर्मर के साथ भी रेकलेसनेस अनुचित थी। नुकसान को टैंक करने के लिए पूरी तरह से इसकी प्रोटेक्शन पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से फुलिश था, खासकर क्योंकि उसकी वर्तमान मैज आर्मर प्रोफिशिएंसी कम थी, जिससे सावधानी और भी आवश्यक हो गई थी। जिन हमलों से बचा जा सकता था, उनसे अभी भी बचना चाहिए। यह मैज आर्मर की प्रोटेक्शन के अनावश्यक इरोजन को रोकेगा, इसे ट्रूली अनअवॉइडेबल अटैक्स के लिए संरक्षित रखेगा। गाउस लॉजिकली क्लियर हेडेड रहा। अगला, मुझे मैज आर्मर के डैमेज थ्रेशहोल्ड का परीक्षण करने की आवश्यकता है। अपने मंत्रों की सीमाओं को समझना आवश्यक था। केवल स्पष्ट ज्ञान के साथ ही वह ये जज कर सकता था कि वास्तविक कॉम्बैट में कौन से हमले एंड्यूरेबल थे और कौन से नहीं, जिससे वाइसर कॉम्बैट डिसीजंस लिए जा सकें। पहले सेल्फ हार्म टेस्ट और व्यक्तिगत रूप से मैज आर्मर के प्रभावों का अनुभव करने के बाद गाउस अधिक कॉन्फिडेंट हो गया। उसने डिसाइसिवली अपनी हथेली पर फिर से ब्लेड चलाया। पहले इससे गंभीर खून बहता था, लेकिन अब ब्लेड केवल फेंट वाइट लाइट फ्लिकर होने के बाद उस अदृश्य बैरियर से मिला। अंततः कोई नुकसान नहीं हुआ।